संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी के द्वारा। किसने यह सलाह दिया कि मूल अधिकारों को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए? एक वे अधिकार जो न्यायालय में वाद योग्य हो और दूसरे वे अधिकार जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं हो। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। संविधान निर्माताओं द्वारा नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया था? स्पेन के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों का क्या लक्ष्य है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को क्रियान्वित करना। किसके अनुसार नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य प्राप्ति के माध्यम है तथा इसके द्वारा संविधान सभा ने भारत के मौजूदा सरकारों को यह उत्तरदायित्व सौंपा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? गैर वादयोग, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व की आलोचना करते हुए प्रोफेसर केटीसा ने क्या कहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगा। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए TT कृष्णामाचारी ने क्या कहा? नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का कूड़ादान मात्र है। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए KC हिरियर ने क्या कहा? नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र और कर्मकांडी आकांक्षा अर्थात इसे धार्मिक उपदेश बताया। नीति निर्देशक तत्व की सराहना करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। किसने नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का उद्देश्य तथा संविधान का आत्मा कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इसके व्यापक रूप को देखते हुए इसे किन 3 भागों में विभक्त किया गया है? निम्न 3 भागों में। पहला समाजवादी तत्व, दूसरा गांधीवादी तत्व, तीसरा उदारवादी तत्व। समाजवादी तत्व के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? समाजवादी तत्व के अंतर्गत निम्न अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 38, 39 के क, 41, 42 और 43। गांधीवादी तत्व के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? गांधीवादी तत्व के अंतर्गत निम्न अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 40, 43 के ख, 46, 47 और 48। उदारवादी तत्व के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? उदारवादी तत्व के अंतर्गत निम्न अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 44, 45, 48 के क, 49, 50 और 51। किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 नए तत्व जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की सूची में कौन से 3 नए तत्व जोड़े गए? अनुच्छेद 39 के क, अनुच्छेद 43 के क और अनुच्छेद 48 के क। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 38 में कौन सा नया तत्व जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 38 में नीति निर्देशक तत्वों में एक नया तत्व अनुच्छेद 38 का क जोड़ा गया, जिसके तहत
यह प्रावधान है कि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करे। कि संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 45 में निहित विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के क के तहत मूल अधिकार बनाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002। कि संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग तथा किन अनुच्छेदों में है? मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग तथा किन अनुच्छेदों में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। मूल अधिकार का क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकार की क्या प्रकृति है? ये न्यायालय में बाध्य योग है। नीति निर्देशक तत्व की क्या प्रकृति है? ये न्यायालय में गैर बाध्य योग है। मूल अधिकारों को किन विशेष प्रक्रियाओं द्वारा स्थगित किया जा सकता है? अनुच्छेद 358 व अनुच्छेद 359 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को जब तक लागू नहीं किया जाए तब तक वे स्थगित रहते हैं। मूल अधिकारों का स्वरूप कैसा है? नकारात्मक। नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप कैसा है? सकारात्मक। मूल अधिकार को किन अनुच्छेदों के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। नीति निर्देशक तत्व को किस आधार पर लागू किया जाता है? नैतिकता के आधार पर। अतः इस पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। क्या मूल अधिकारों के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? हाँ, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 39 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 39 में धन के समान वितरण तथा स्त्री पुरुष को रोजगार में समानता और समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 के क में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 39 के क में निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे। अनुच्छेद 41 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 41 में प्रावधान है कि काम पाने, शिक्षा पाने तथा कुछ दशाओं में लोक सहायता का प्रावधान है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी पेंशन, भत्ता इत्यादि। अनुच्छेद 42 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 42 में निम्न प्रावधान है। राज्य काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं में प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 43 में निम्न प्रावधान है। मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी का प्रावधान तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 के क में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 के ख में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति को जोड़ा गया है, जो मूल संविधान में नहीं था। इसे 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति को शब्द को जोड़ा गया, शामिल किया गया। अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सिविल संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 45 में राज्य द्वारा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषाहार और शिक्षा
अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 47 में प्रावधान है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, जीवन स्तर और स्वास्थ्य अभिवृद्धि का प्रयास करेगा और मादक द्रव्यों और नशीले पदार्थों को निषेध पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 48 में प्रावधान है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को उन्नत बनाए और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगवाएगा। अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 48 में प्रावधान है कि राज्य वन्य एवं वन्यजीव तथा पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 49 में प्रावधान है कि राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 50 में प्रावधान है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। अनुच्छेद 51 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 51 में प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन राज्य द्वारा किया जाए। भूमि सुधार अर्थात जमींदारी उन्मूलन किस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाता है? अनुच्छेद 39। वैसे तो संविधान में भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन का प्रत्यक्ष रूप से चर्चा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा अनुच्छेद 39 में किया गया है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 किस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाता है? अनुच्छेद 40 को। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण का प्रावधान किस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाता है? अनुच्छेद 42 को। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 किस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाता है? अनुच्छेद 43 को। आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था किस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाता है? अनुच्छेद 45 को। शराबबंदी कानून किस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाता है? अनुच्छेद 47 को। गौ हत्या प्रतिबंध किस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाता है? अनुच्छेद 48 को। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट तथा राष्ट्रीय वन्यजीव नीति या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाते हैं? अनुच्छेद 48 के क को। भारत चीन पंचशील समझौता, भारत पाकिस्तान ताशकंद समझौता, भारत पाकिस्तान शिमला समझौता तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन किस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाते हैं? अनुच्छेद 51 को।